सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पूरा कंप्लीट रक्त के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में, खून के बारे में पूरा पढ़ लिया था। किस तरीके से हमारे शरीर में 3 तरीके के ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और किस तरीके से हमारे शरीर में इनका कितना अधिक योगदान होता है। और हम लोगों ने देखा था कि रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, रक्त वर्ग ए बी और ओ, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है। आरएच फैक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में यानी कि रक्त के बारे में या रुधिर के बारे में पूरा पढ़ लिया पिछली वीडियो में। अब हम इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि खून से या रक्त से या ब्लड से कौन कौन से रोग होते हैं या ब्लड में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनका निदान यानी कि उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं पता लगाने के लिए, और फिर उनका हम उपचार कैसे करेंगे, यही हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में यानी कि रक्त संबंधी रोग। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें आपका पूरा बायो वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपको पता है फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें विद्युत धारा यानी कि विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि रक्त संबंधी रोग। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखिए, रक्त की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, आप सभी लोगों को पता है। और उस खून का प्योर होना, सही होना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो खून या रक्त होता है वही हमारे शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खाना, विटामिन, मिनरल सब वही पहुंचाता है। हमारे शरीर को एक तरीके से अगर देखा जाए तो रक्त ही चलाता है, खून ही चलाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है, हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और इस इंसान को आसानी से बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो कभी भी खून की कमी शरीर में नहीं होने देना चाहिए। और खून में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अब चलिए हम देखते हैं। या रक्त की कमी से होने वाली बीमारियां देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीजेस देखिए, मानव रक्त में रासायनिक कमी, रक्त कणों में खराबी या अनिश्चितता होने पर कभी कभी रेडिएशन या ड्रग थेरेपी से रुधिर में अनिश्चितता आ जाती है या असमानता आ जाती है, अथवा कुछ परजीवी रक्त में प्रवेश कर जाते हैं जिससे कि रुधिर अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि मानव के शरीर में जो रक्त होता है उसमें कुछ रासायनिक कमी के कारण या रक्त कणों की कमी के कारण या रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में कोई खराबी हो जाने के कारण या कभी कभी रेडिएशन या ड्रग थेरेपी से भी जो रुधिर है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ परजीवी घुस जाते हैं शरीर में या रक्त में, तो इस वजह से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसके बारे में तो इस वीडियो में हम जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले रक्त से या ब्लड से, खून से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, रक्त की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है जब रक्त की कमी होती है, और पॉलीसिथेमिया हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अधिश्वेत रक्तता या ब्लड कैंसर, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, एग्जाम में पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है या कौन कौन सी डिजीजेज हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी डिजीज हैं जो रक्त की कमी से होती हैं तो या रक्त से होती हैं। तो रक्त की कमी यानी कि एनीमिया, पॉलीसिथेमिया और ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया भी इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ल्यूकेमिया भी आएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब खून से होने वाली बीमारियां ही हैं। इसके बाद देखिए, कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, रक्तस्राव रोग यानी कि हीमोफीलिया भी कहते हैं इसको। तो हीमोफीलिया एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पर है एग्रेनुलोसाइटोलिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो हीमोफीलिया है, इसमें क्या होता है, यह रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया मां से उसके पुत्र में फैलता है। तो यह जो रोग है यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो सामान्यतः पुरुषों में होता है, तो हम बताएंगे हीमोफीलिया। और ये कैसे होता है, मां से उसके पुत्र में फैलता है, यानी कि गर्भ में
जब बच्चा पेट में होता है माँ के तभी। अब देखिए इसके बाद एग्रेनुलोसाइटोलिसिस, यह जो रोग है यह कैसे फैलता है? तो देखिए जब किसी रोगी व्यक्ति की रेडिएशन या ड्रग थेरेपी होती है तो ग्रेनुलोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है और इस वजह से यह रोग हो जाता है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर रुधिर जहरवात या सेप्टोसीमिया। तो जब कभी खुले घाव के माध्यम से रुधिर के प्रवाह में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो रुधिर संक्रामक हो जाता है, तो इसे हम सेप्टोसीमिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया, सेप्टोसीमिया, इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद है एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी से होता है और यह हम लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफी हद तक पता भी है। देखिए किसी कारण शरीर में लाल रक्त कणिका या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया हो जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और शरीर में यह संपूर्ण कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। देखिए शरीर में रक्त की कमी के कौन कौन से लक्षण हैं? जब एनीमिया के कौन कौन से लक्षण अगर एग्जाम में पूछेगा तो भी यही आंसर लिखना है, क्योंकि रक्त की कमी को ही क्या कहते हैं? हम एनीमिया कहते हैं। जब भी शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को एनीमिया हो गया है। तो उसे हमें इस तरीके का उसका डाइट बनाना, इस तरीके का उसका खान पान करना है कि उस व्यक्ति की जो एनीमिया के लक्षण है वो दूर हो जाए। सबसे पहले हमें एनीमिया के लक्षण देखने हैं कौन कौन से हैं। देखिए ज्यादा थकान एवं सुस्ती, बहुत अधिक थकान हो जाता है और सुस्ती रहती है उस मनुष्य को जिसके अंदर खून की कमी होती है। फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, चक्कर आता है, घबराहट होती है, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। सीने में दर्द एवं सिर दर्द भी बहुत होता है। और देखिए क्या होता है, हाथ पैर या आंखों के नीचे सूजन हो जाती है एनीमिया की वजह से। फिर अनियमित धड़कन हो जाती है। तो इस तरीके से एनीमिया के लक्षण में आप लोगों ने देखा कि व्यक्ति थका थका रहता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आता है, उसको घबराहट होती है, उसके सीने में दर्द होता है, हाथ पैर और आंखों के नीचे सूजन होता है और उसकी धड़कन जो होती है वो अनियमित होती है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए रक्त की कमी के कारण कौन कौन से हैं, रीजन कौन कौन से हैं एनीमिया के। एनीमिया क्यों हो जाता है शरीर में, खून की कमी क्यों हो जाती है शरीर में, ये सभी बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। खाली आप लोगों के सिलेबस में है, आप लोगों को इसीलिए नहीं पढ़ना है, आपको इन सभी के बारे में जानना है कि आपके आसपास अगर किसी को इस तरीके की सिचुएशन है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, उसका डाइट प्लान बनवाएं, यानी कि उस व्यक्ति को स्वस्थ करें। इसीलिए आपके सिलेबस में ये पूरा दिया हुआ है। देखिए रक्त की कमी के कारणों में क्या क्या है, लौह तत्व की कमी यानी कि आयरन डिफिशियंसी हो जाती है मनुष्यों में। देखिए शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया होता है। लौह तत्व या आयरन के अभाव में अस्थि मज्जा में हीमोग्लोबिन का उचित मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनने के लिए, रेड ब्लड सेल को बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है हमें। और यहाँ पर आप देखिए गर्भवती महिला, अल्सर के रोगी आदि लोगों में लौह तत्व की कमी अधिक देखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर हमें लौह तत्व की कमी अपने शरीर में नहीं होने देना है तो इसके लिए हमें आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना होगा, या अधिक से अधिक इस तरीके के उपयोग हमें करने होंगे जिससे हमारे शरीर में आयरन जाए, या फिर हम आयरन की गोलियां ले सकते हैं, क्योंकि आयरन की गोलियां क्या है, बहुत जरूरी है शरीर में रेड ब्लड सेल को बनने के लिए। फिर है विटामिन की कमी। कुछ लोग आहार और दवा के रूप में विटामिन B12 लेते हैं, परंतु पेट में एक विशेष तत्व जिसे आंतरिक कारक कहते हैं, इसकी कमी से विटामिन का शरीर में अवशोषण नहीं होता है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए विटामिन की कमी, जो विटामिन B12 होता है और आयरन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं शरीर में रक्त के निर्माण के लिए। अब इसके बाद देखिए रक्त निर्माण में कमी, जीवाणु संक्रामक दवा का दुष्परिणाम, विषैले तत्व और ऑटो इम्यून रोग में अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है, इसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब इसके बाद है चौथा रक्तस्राव या ब्लीडिंग। आघात, अल्सर, बवासीर, पाइल्स या किसी बीमारी के कारण शरीर के अंदरूनी या बाहरी रक्तस्राव होने की स्थिति में रक्त की अत्यधिक कमी हो सकती है। यदि इसका तुरंत उपचार न कराया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपने देखा कारण क्या क्या है शरीर में, जिसमें प्रमुख रूप से आप लोगों ने क्या देखा कि एनीमिया के लक्षणों में या एनीमिया के कारण क्या है, एनीमिया शरीर में क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले शरीर में आयरन की डिफिशियंसी होती है, हमारे शरीर में आयरन की कमी होने की वजह से एनीमिया हो सकता है।
विटामिन B12 की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। और सही प्रकार का अगर हम आहार नहीं लेते हैं, पूरा डाइट नहीं लेते हैं जिसमें सभी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब हमें अगर नहीं मिलते हैं तो भी हमें एनीमिया हो सकता है। अब इसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे शरीर में रक्त की कमी का निदान। अब हम पता कैसे लगाते हैं, देखिए रोगी की समस्या को भली भांति सुन लेने के बाद डॉक्टर रोगी की शारीरिक जांच करते हैं और जांच में यदि रोगी के खून में खून की कमी की संभावना हो तो इसका निदान किया जाता है। यानी कि इसके लिए क्या की जाती है, जांच की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हीमोग्लोबिन की जांच करवाई भी होगी। सामान्यतः यह अक्सर सभी लोगों का होता है, कोई बीमार होता है तो भी हीमोग्लोबिन का जांच कराता है ताकि पता चले कि शरीर में खून कितना है। देखिए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इस जांच में शरीर के रक्त का नमूना लेकर इसमें विविध कण की जांच की जाती है। शरीर में लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन की संख्या सामान्य से कम आने पर एनीमिया का निदान किया जाता है। जब हम ब्लड का टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि रेड ब्लड सेल कितने हैं। अगर रेड ब्लड सेल की कमी पाई जाती है तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। सामान्यतः एक वयस्क पुरुष का हीमोग्लोबिन 14 से 18 mg/dl होता है, जबकि एक स्वस्थ महिला का कितना होता है, 12 से 16 dl के बीच में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो वयस्क पुरुष का हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से लेकर के 18 mg/dl के बीच में होता है और जो महिला का होता है वो 12 से लेकर के 16 mg/dl के बीच में होता है। अब देखिए पॉलीसीथेमिया के बारे में हम जानेंगे, यह कौन सा रोग होता है, किस प्रकार का रक्त से संबंधित रोग होता है। तो पॉलीसीथेमिया से ग्रसित लोग सामान्य से अधिक हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो पॉलीसीथेमिया रोग होता है यह जब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में तब यह रोग होता है। यानी कि जब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब यह रोग होता है। इसके बाद देखिए पॉलीसीथेमिया के लक्षणों में क्या क्या होता है। पॉलीसीथेमिया में कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें कमजोरी, थकान, खुजली, चोट, चक्कर आना, पेट में दर्द आदि शामिल हैं। अब पॉलीसीथेमिया के कारण क्या है, सबसे पहले है धूम्रपान करना, यानी कि धूम्रपान करने के कारण यह रोग होता है। जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, निर्जलीकरण होने के कारण यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण, पानी न पीने के कारण, फिर है कुछ दवाओं जैसे कि रक्त डोपिंग, उपचय, स्टेरॉइड्स, फिर निकोटीन आदि के कारण। इसके बाद है गुर्दे की बीमारी से। तो इन सभी के कारण पॉलीसीथेमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। अब इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, पॉलीसीथेमिया से बचाव कैसे कर सकते हैं। पॉलीसीथेमिया वेरा का कोई इलाज नहीं है, फिर भी धूम्रपान न करके इसके जोखिम को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पॉलीसीथेमिया वेरा के लिए फ्लेबोटॉमी या रक्त की थोड़ी मात्रा हटाना सबसे सामान्य चिकित्सा होती है। क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो इनको हम शरीर से निकाल देते हैं, यानी कि कुछ मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यही एक तरीका है इसका या यही एक इसका उपचार है। और दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कैसे होता है और इसका रीजन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में हम जानेंगे। देखिए ब्लड कैंसर कैंसर का ही एक रूप है। ब्लड कैंसर अस्थि मज्जा में यानी कि हड्डियों के केंद्रीय भाग को बहुत प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर में रक्त कोशिकाओं का असामान्य उत्पादन होने लगता है। ब्लड कैंसर के 90% मामले वयस्कों में और 10% मामले बच्चों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं जिससे वर्तमान में ब्लड कैंसर का निदान संभव है। यानी कि जो ब्लड कैंसर है दोस्तों, यह आपको पता है कि जो रक्त का निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का, वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और हड्डियों के केंद्रीय भाग को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि एकाएक यह क्या करता है, यह भी वही संख्या को बढ़ा देता है, किसकी, ब्लड सेल की। और आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। अब देखिए इसके बाद इसके प्रकार में 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब ये होगा ब्लड कैंसर, आपको पता ही है। फिर है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। फिर तीसरा है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। फिर चौथे नंबर पर है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। तो इनका आप याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लड कैंसर 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एड्स है और इसके बाद हेपेटाइटिस बी है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा? सबसे पहले एग्जाम में पूछा आप लोगों के कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है, इसके अलावा या इसके इस रोग के होने के कारण क्या-क्या हैं, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो एड्स बीमारी के बारे में पूरा हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों इसके बाद ही ये वीडियो खत्म होगा, यानी कि आज की क्लास ये पूरा एड्स हम पढ़ने के बाद ही खत्म करेंगे। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इस पूरे स्पेलिंग सहित आपको इसको याद करना है, ताकि एग्जाम में आते ही आप लोग इसका आंसर पूरा सही से लिख लें। देखिए दोस्तों यहाँ पर एड्स रोग एचआईवी विषाणु के संक्रमण से होता है। तो एड्स कैसे होता है? एचआईवी विषाणु के संक्रमण से होता है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। एड्स से प्रभावित व्यक्ति में या व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अवसरवादी संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि रोग आसानी से हो जाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है, जिसके भी अंदर ये एचआईवी विषाणु हो जाते हैं, एचआईवी विषाणु से ही एड्स होता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा एड्स किस विषाणु के कारण होता है, तो एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी विषाणु के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर बहुत कम हो जाती है। एक तरीके से ये कहें कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, जिसके बारे में आजकल हर जगह बात हो रही है, इम्यून सिस्टम बहुत बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति का, और इसी के कारण व्यक्ति को एड्स हो जाता है। अब देखिए एचआईवी संक्रमण होने के बाद एड्स की स्थिति में पहुंचने में तथा लक्षण दिखने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एड्स से पीड़ित व्यक्ति में या व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अवसरवादी संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि रोग आसानी से हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी व्यक्ति को एड्स होता है उसमें ये इस तरीके की बीमारियां आसानी से उसको पकड़ लेती हैं। उसको सर्दी, खांसी, टीबी आसानी से हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बहुत कम हो जाता है। फिर देखिए एचआईवी संक्रमण होने के बाद क्या होता है, एचआईवी संक्रमण होने के बाद एड्स की स्थिति में पहुंचने तथा लक्षण दिखने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। एचआईवी श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर इन्हें नष्ट कर देता है। यानी कि जो एचआईवी होता है ये क्या करता है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर घुस करके एचआईवी विषाणु, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है, हमारे शरीर का बॉडीगार्ड होती हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। और ये क्या करते हैं, एचआईवी विषाणु इन्हीं रुधिर कणिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और आप सोचिए जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और एचआईवी वायरस जो होता है यानी कि एचआईवी विषाणु, ये इन्हीं कोशिकाओं को अपना निशाना बनाता है, यानी कि इन्हीं कोशिकाओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। और जब श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में रहेंगी ही नहीं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जब हमारे शरीर में रहेंगे ही नहीं, तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करेगा? तो इसीलिए जो एचआईवी होता है, जब किसी को होता है तो उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस कारण रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब देखिए एड्स का संकेत, इस तरीके का रेड रिबन बना होता है। जहां पर भी इस तरीके का रेड रिबन बना रहेगा आप समझ जाइएगा यह किसका निशान है, एड्स का निशान है। और दोस्तों एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसको तो आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके सिलेबस में है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब एचआईवी या एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए सिर दर्द की समस्या पूरे दिन बनी रहती है और दिन ढलने के साथ बढ़ती जाती है, यह एक प्रमुख रीजन है। फिर है बुखार आ जाता है कभी कभी। देखिए यदि बार बार हर दूसरे से तीसरे दिन बुखार होता है तो यह एचआईवी का लक्षण हो सकता है। यानी कि बुखार उतर ही नहीं रहा है, फिर 1-2 दिन उतरेगा तो फिर आ जा रहा है, तो इस तरीके से यह भी लक्षण हो सकता है। उल्टी, यदि खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी आने लगती है तो यह भी एड्स का लक्षण हो सकता है। फिर है वजन कम होना, यानी कि वेट लॉस होना। तो वजन कम होने को एडवांस इलनेस के रूप में भी देखा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि रोगी का इम्यून सिस्टम बुरी स्थिति में पहुंच गया है।
फिर है जोड़ों में दर्द, कम उम्र में ही जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होना भी एड्स के लक्षण है। फिर है तनाव, थकान, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अत्यधिक तनाव है, थकान रहता है तो उसको भी एड्स हो सकता है। फिर है यदि लगातार खांसी रहे अथवा सूखी खांसी भी एड्स का लक्षण हो सकता है। अगर लगातार किसी को बहुत खांसी आ रही है या सूखी खांसी आ रही है तो यह भी एड्स का लक्षण हो सकता है। फिर है एचआईवी से संक्रमित होने पर नाखूनों में भी परिवर्तन आने लगते हैं, नाखून या तो टूटने लगते हैं या फिर इनका रंग बदल जाता है। तो यह भी नेल का कलर अगर चेंज हो रहा है तो यह भी एड्स का लक्षण हो सकता है। फिर पीड़ित व्यक्तियों का दिल बहुत कमजोर होता है और यह बात बात पर रोने लगते हैं, यानी कि यह बहुत कमजोर दिल के व्यक्ति हो जाते हैं। इसके बाद देखिए एड्स के कारण क्या हैं। तो देखिए एड्स से ग्रसित व्यक्ति पर प्रयोग किए हुए इंजेक्शन को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाने से, अगर कोई किसी व्यक्ति को आपने इंजेक्शन लगा दिया है और उसको रक्त है और फिर उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे को भी आपने क्या किया, सुई लगा दी, तो क्या हो जाएगा, उस दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से एड्स पहुंच जाएगा उसके भी शरीर में। तो कहीं ना कहीं यह बहुत डेंजरस है। और इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एड्स संक्रमित खून प्राप्त करने से, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसने अपना रक्तदान कर दिया है और सही से बिना जांच किए हुए उस खून को किसी दूसरे को लगा दिया गया। आपको मैंने ब्लड बैंक के बारे में पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि ब्लड बैंक में क्या क्या होता है। तो ब्लड बैंक में रखे हुए रुधिर को आप लाते हैं और वह ऐसे व्यक्ति का रुधिर है, ऐसे व्यक्ति का खून है जिसको एड्स हुआ हो, और उस रक्त का बिना जांच किए अगर किसी को लगा दिया गया तो उस भी व्यक्ति को आसानी से एड्स हो जाएगा। फिर देखिए एड्स पीड़ित माँ के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को भी होता है। फिर देखिए दाढ़ी बनाते समय, टैटू बनवाते समय और शरीर में कोई छेद करवाते समय उपयोग में लिए जाने वाले सुई या ब्लेड आदि सामग्री एचआईवी विषाणु से संक्रमित होने पर, तो इन सब का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सब से भी एड्स फैल सकता है। फिर देखिए एड्स के, अब देखिए कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, एड्स किस प्रकार से नहीं फैलता है, तो यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्यों, कहाँ कहाँ नहीं फैलता है या किस किस कारणों से नहीं फैलता है। जो हमारे अंदर भ्रांतियां हैं जो हमने पाल ली है अपने अंदर, उसमें प्रमुख है कि रोगी व्यक्ति के हाथ मिलाने पर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, हमने उससे हाथ मिला लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें भी एड्स हो गया, या उसके पास बैठने पर भी हमें एड्स नहीं होगा। फिर है स्विमिंग पूल में एक साथ तैरने पर, अगर हम एक साथ स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको एड्स है तो हमें नहीं होगा। फिर है एक ही बर्तन में खाना खाने से, अगर एक ही बर्तन में हम खाना खा रहे हैं तो उससे भी एड्स नहीं फैलेगा। एक ही शौचालय का प्रयोग यानी कि एक ही वॉशरूम का प्रयोग करने पर भी एड्स नहीं होता है। फिर रोगी को मच्छर के काटने के बाद उसी मच्छर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भ्रांति है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसको किसी मच्छर ने काट लिया है और उसी मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को अब एड्स हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साथ में खाना खाने से, साथ हाथ मिलाने से, पास में बैठने से, स्विमिंग पूल में नहाने से, एक ही बर्तन में खाना खाने से, या रोगी को जो मच्छर काटा है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने से, इन सब से एड्स नहीं होता है। बिल्कुल भी ये भ्रांतियां हैं, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता भी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब देखिए एड्स का निदान कैसे करते हैं, यानी कि पता कैसे लगाते हैं। सबसे पहले होता है एलिसा जांच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एलिसा परीक्षण किस लिए होता है, एड्स की जांच के लिए होता है। तो एड्स का निदान करने हेतु एलिसा परीक्षण होता है। इसको देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा कि एड्स का पता लगाने के लिए, एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं। अब इसके बाद है लार की जांच। आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना वायरस में भी लार की ही जांच की जाती है, सैंपल लिया जाता है। देखिए लार की जांच, सलाइवा टेस्ट, एक सूती पैड पर मुंह के अंदर से लार या थूक का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच की जाती है। यह जांच पॉजिटिव आने पर पुष्टि के लिए अन्य ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। फिर है एचआईवी एंटीजन जांच। इसमें क्या होता है, शरीर में एचआईवी का संक्रमण होने के बाद एंटीबॉडीज तैयार होने में बहुत समय लगता है, परंतु एंटीजन शीघ्र तैयार हो जाते हैं। एचआईवी एंटीजन जांच से एचआईवी का संक्रमण होने के कुछ दिनों में ही निदान हो सकता है तथा तुरंत उपचार एवं अन्य व्यक्तियों में फैलाव होने से रोका जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसके बाद HIV-1 व HIV-2 जांच इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचआईवी एंटीजन जांच, उसके बाद HIV-1 और 2 जांच, और फिर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, रक्त से होने वाले रोग कौन कौन से हैं,
जिसमें आप लोगों ने प्रमुख रूप से ब्लड कैंसर के बारे में भी पढ़ा। इसके अलावा आप लोगों ने पॉलीसिथेमिया के बारे में पढ़ा, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, एड्स के बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया और इस तरीके से आपने एनीमिया के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है दोस्तों, आप लोग हमसे बताते रहिए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाएगा। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए साइंस सब्जेक्ट की, या फर्स्ट और सेकंड पेपर ऑलरेडी मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है, आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट पेपर आप लोगों का आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा दिया इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में। सेकंड पेपर आप लोगों का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको हर एक वीडियो भी मिल जाएगा ऐप में। और इसके अलावा वीडियोस आपको यहाँ यूट्यूब पर भी मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऐप से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ऐप पर आपको टेस्ट भी देने को मिल रहा है हर एक चैप्टर का, ताकि आप लोग ये जांच पाएं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी और जहां कहीं कोई भी समस्या आए आप हमसे बताते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपको हम लोग पता ही है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। और आप लोग का हिंदी विषय और एसएसटी विषय टारगेट टीचर जॉब चैनल पर प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, आप लोग प्लीज उनसे पढ़िए और इन दोनों का नोट्स भी बनाते हुए चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो पीडीएफ आपको टारगेट यूपी टेट ऐप पर मिलेगा और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर छोड़ के जाएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।